हाय नमस्कार, मैं नेहा सैनी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में, जिसमें हम 10th क्लास की जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का एक टॉपिक कर रहे थे। हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो वहन के बाद का टॉपिक है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वहन क्या होता है और वहन में कौन कौन से अंगों का नाम होता है, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा हृदय, यानी कि हम सब कुछ हृदय के बारे में जानने वाले हैं, हमारे हार्ट के बारे में, हमारे दिल के बारे में जानने वाले हैं। दिल में कितने भाग होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका क्या क्या कार्यविधि है, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम एक एक पार्ट को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो आप इतनी अच्छी तरह से उसको याद कर लेंगे कि आपको दोबारा उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको करना ये है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, समझने की कोशिश करनी है और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी संरचना से। देखिए जो टॉपिक है ना हमारा, वो है हमारा पंप, हृदय। हमने देखा था कि जो शरीर होता है वो उसमें जो मेन कार्य होता है वो होता है रुधिर का। रुधिर का कैसे? क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, ग्लूकोज, सारी चीजों का जो वहन करता है, पूरे शरीर में जो बहाता है इन सारी चीजों को, वो होता है रुधिर। लेकिन रुधिर को भी हर जगह शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक ये सारी चीजें ले जाने के लिए जरूरत होगी किसी पंप की। मान लीजिए कि आपको पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप मोटर लगाएंगे, एक पाइप लगाएंगे। जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हैं, आपका जो पाइप से पानी है वो ऊपर की ओर चला जाता है। यानी जो मोटर होता है वो पानी को पंप करने का कार्य करता है, ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है, या कहीं भी जहां भी आपको चाहिए वहां धकेलने का कार्य करता है। यहीं पे जो रुधिर होता है उसको जो धकेलने का कार्य होता है, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य होता है, वो होता है हमारे हृदय का। अब ये हृदय किस प्रकार से रुधिर का परिवहन कराता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, शुद्ध को एक जगह, अशुद्ध को लेके आता है, ये सारा कार्य किस तरह से होता है वो ही हमें आज यहाँ पे सीखना है। आइए चलिए शुरू करते हैं। हृदय की संरचना व कार्यविधि। सबसे पहले कोई भी चीज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे संरचना समझाना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपकी संरचना समझ में आ गई देन उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इनके कार्य किस किस प्रकार से हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने हृदय की जो संरचना बनाई है, जो डायग्राम बनाया है, वो थोड़ा सा अलग बनाया है। कहने का मतलब अगर आप इसको अपनी बुक में देखेंगे, अपनी किताबों में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा पजल टाइप बनाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाया हुआ है। लेकिन आपको इस बात से कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि बुक में अलग है और मैं अलग करा रही हूँ। देखिए ये हर जगह जरूरी आपको ना, आप इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे, अदर कहीं देखेंगे, आप कहीं भी देख ले, आपको हृदय का जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो अलग अलग ही दिखाई देगा। तो आपको सिर्फ समझना है, जो मेन पार्ट होता है वो समझने का होता है। तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए किस तरह का डायग्राम है, उससे इतना मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसमें जो भाग समझाए गए हैं वो सही होने चाहिए, उनके नाम सही होने चाहिए। अदरवाइज डायग्राम किस तरह से बनाया गया है, कहीं से ज्यादा लाइंस तो नहीं है, उस बात से कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब भी हृदय की बात आती है, हार्ट की, दिल की बात आती है, तो आप नॉर्मली ये डिजाइन बनाते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो हृदय का डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है, टफ टाइप दिया हुआ है, जो समझ में भी नहीं आता और बनाने में बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसी टाइप का डायग्राम बनाया है जो आप अब तक सीखते आए हैं, बनाते आए हैं। तो हमें बिल्कुल उसी की हेल्प से क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है पहले से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा बना के दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही क्या बनाया है, एक दिल बनाया है, एक हार्ट बनाया है। देन उसके बाद मैंने इस हार्ट की डबल शेडेड लाइन बनाई है कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाई है, यानी कि आपको क्या करना है, 2 लाइंस बनानी है। देन उसके बाद आपको अंदर से इसको पहले 2 भागों में बांटना है कुछ इस तरह से। जैसे मैंने ये बीच वाली लाइन को यहाँ से निकाल दिया है और हृदय को 2 भागों में बांट दिया।
फिर उसके बाद आपको प्रत्येक भाग को 2 भागों में बांटना है, यानी कि जैसे कि हमारा ये वाला हृदय है, इसको कितने भागों में बांटेंगे? 2 में। तो आप देखेंगे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर सेम ऐसे ही हम लोग इस वाले भाग को बांटेंगे, तो ये भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। सबसे पहले एक पूरा हृदय बनाएंगे, उसके बाद डबल लाइन करेंगे, डबल लाइन के बाद उस हृदय को 2 भाग में बांटेंगे, फिर प्रत्येक दोनों भागों को 2-2 भागों में बांट देंगे। टोटल आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपके 4 कोष्ठ बन जाएंगे। तो इससे हमें देखिए, मैं जैसे जैसे आपको डायग्राम बता रही हूँ ना, वैसे वैसे ही आपको ये भी बताती जाऊंगी कि अब क्या हो रहा है, यानी कि आप इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जो हृदय होता है वो हमारे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। किसको पंप करने का? रुधिर को पंप करने का। फिर आप बताएंगे जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है, 1 2 3 4। अभी मैं इनका नाम भी बताऊंगी, आप सिर्फ अभी यहाँ याद रखें। दिल बनाना है, उसको फिर डबल लाइन करनी है, बीच में से तोड़ना है, फिर जो आपने तोड़ा था 2 भागों में उनको 1-1 और भागों में तोड़ना है। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 4। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। देन उसके बाद आपको क्या करना है? प्रत्येक भाग में से आपको एक नली निकालनी है, कुछ इस तरह से। प्रत्येक भाग में से कुछ इस तरह से, जहां पे भी आपने तोड़ा है ना, उन सभी में से क्या करेंगे? उन सभी में से 1-1 करके नलियां निकाल देंगे। कितनी नलियां निकलेंगी? 4। 1 2 3 4, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। जैसे ही आप इन चारों को तोड़ देते हैं, अब आपका जो हृदय का डायग्राम है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हमें क्या करना है? अब सिर्फ इनका नाम देना है और इनकी कार्यविधि समझनी है। आई होप आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अगर 1-2 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। चलिए अब इनके नाम की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो हृदय है वो हमने 4 भागों में तोड़ लिया है। पहला दायां लिंग, दूसरा बायां लिंग, तीसरा बायां लिंग, चौथा बायां नील्य। ये दायां है, सॉरी ये यहाँ पे भाई दायां आएगा, दायां। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए मैंने डायग्राम कैसे बनाया है। मान लीजिए मैं इस डायग्राम के बिल्कुल सिधाई में खड़ी हूँ और हमारा जो हृदय होता है वो हमारी कहाँ होता है? बाईं ओर। यानी कि आपका जो उल्टा हाथ है उसी साइड आपका क्या होता है? हृदय होता है। अब हृदय अगर इस साइड है तो सीधी सी बात है, इसके जब मैंने 4 टुकड़े किए तो इधर वाले दोनों टुकड़े कौन से होंगे? दाएं, क्योंकि मेरा दायां हाथ ये है। इधर के जो मेरे दोनों टुकड़े होंगे वो कौन से होंगे? बाएं, क्योंकि ये मेरा बायां हाथ है। तो इधर के जो दोनों होंगे वो बाएं बाएं होंगे और इधर के जो दोनों होंगे वो दाएं दाएं होंगे। आई होप इतना भी समझ में आ गया होगा। तो आपको 2 नाम याद करने हैं, एक करना है अलिंद और एक करना है नील्य। आलिंद नील्य, दायां आलिंद दायां नील्य, बायां आलिंद बायां नील्य। हमेशा अलिंद आपका ऊपर के साइड आएगा। कैसे याद रखेंगे? ए अनार लिखते हैं ना, ए अनार आम, तो सबसे पहले क्या आता है? ए अनार आता है। तो ए से क्या हो गया? अलिंद। तो अलिंद हमेशा क्या आएगा? ऊपर के साइड आएगा। जो आपका नील्य है वो ए के बाद बहुत लास्ट में आता है, तो हम नील्य नील्य नीचे लेंगे। और इतना तो आप याद रख ही सकते हैं कि दाएं किस साइड रहेंगे? जिस साइड हमारा सीधा हाथ होगा। और बायां किस साइड रहेगा? बायां हमारे जिस साइड हमारा बायां हाथ होगा। तो ये हो गया हमारा दायां अलिंद, ये हो गया हमारा दायां नील्य, ये हो गया हमारा बायां अलिंद और ये हो गया हमारा बायां नील्य। अब इनके नाम भी हमने रख दिए हैं। ये हमारा क्या हो गया? अलिंद। कौन सा अलिंद है ये? दायां अलिंद। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दायां दायां नील्य। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा बायां अलिंद और ये क्या हो जाएगा? बायां नील्य। चलिए अब हमने इन कोष्ठों के भी नाम दे दिए हैं। अब जो हम करेंगे वो हम इन शिराओं के नाम बताएंगे कि ये शिराएं क्या क्या काम करती हैं और इनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे दाएं अलिंद में। देखिए जिस तरह से मैंने नाम दिया है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कार्य भी उसी प्रकार करेंगे। पहले पहला कार्य करेगा,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस दाएं वाले अलिंद में से जो आपकी ये पाइप जो है, जो नली है वो निकल रही है, इसका नाम होता है महाशिरा। महाशिरा, जिसका कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को इकट्ठा करने का। दोबारा समझिए, ये शुद्ध रक्त को हमारे दाएं अलिंद में लेकर आती है। जो हमारी महाशिरा होती है, सबसे ऊपर वाला जो पहला भाग है हृदय का, उसमें से जो हमारी यहाँ पे पाइप है, जो नली है, वो महाशिरा है। महा से ही पता लग रहा है कि उसका बहुत महान काम है। तो वो क्या करती है, सारे अशुद्ध रक्त को हृदय के पहले कोष्ठ में लेके आती है, जो कि क्या है आपका दायां अलिंद। तो सारा का सारा अशुद्ध रक्त इसमें आ जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा, जहां मैंने इनको टुकड़ों में बांटा है उसका नाम होता है त्रिवल्नी कपाट। त्रिवल्नी कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कपाट का क्या मतलब होता है, दरवाजा। इस दरवाजे का काम क्या है, जैसे ही ये महाशिरा अशुद्ध रक्त लेके आती है, ये अशुद्ध रक्त सारा इकट्ठा हो जाता है दायां अलिंद में। सारा रक्त इस दायां अलिंद में आ जाएगा, और जब तक ये फुल नहीं भर जाता, ये आपकी जो कपाट है त्रिवल्नी कपाट, ये बंदी रहती है। जब तक आपका दायां अलिंद टोटल नहीं भर जाता, आपका ये जो कपाट है ये बंद ही रहता है। जैसे ही आपकी महाशिरा अशुद्ध रक्त को यहाँ लाती है और हमारा दायां अलिंद भर जाता है, आपका ये त्रिवल्नी कपाट खुल जाता है। कुछ इस प्रकार से, पहले ये ऐसे था, जैसे ही ऊपर हमारी अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, भर जाता है हमारा दायां अलिंद, ये कपाट कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। पहले ऐसे था और फिर ये कैसे खुल गया, कुछ इस प्रकार से खुल गया, और सारा का सारा रक्त कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा रक्त हमारे दाएं नील्य में चला जाएगा। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमारी महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और दाएं अलिंद में ले जाती है। दाएं अलिंद में इतना सारा अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है कि जैसे ही वो भरता है, सारा का सारा हमारा कहाँ आ जाता है, दाएं नील्य में। क्योंकि जैसे ही ये भरता है, त्रिवल्नी कपाट खुल जाता है और ये अंदर की ओर आ जाता है। अब ये जो अशुद्ध रक्त नीचे की ओर आ रहा है, जब ये सारा अशुद्ध रक्त नीचे आता है और सारा अशुद्ध रक्त नीचे आ जाता है, तो ये त्रिवल्नी कपाट फिर से क्या हो जाती है, बंद। जब तक ये दोबारा भरना शुरू होता है, तब तक जो रक्त नीचे दाएं नील्य में आया था, वो सारा महाधमनी द्वारा ले जाया जाता है। महाधमनी क्या करती है, रक्त को बाहर ले आती है, और बाहर किसके पास लेके जाएगी, फुफ्फुस के पास लेके जाएगी। फुफ्फुस के पास महाधमनी। वैसे तो मैं आपको धमनी और शिराओं का कार्य बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। शिराएं अशुद्ध रक्त लाती हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो आपकी शिरा होती है, शिराएं वो अशुद्ध रक्त लाती हैं, अशुद्ध रक्त लाती हैं। और जो आपकी धमनियां होती हैं, धमनियां, उनका काम क्या है, धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं। जो धमनियां होती हैं उनका काम शुद्ध रक्त लाने ले जाने का है, जो शिराएं हैं उनका अशुद्ध रक्त लाने ले जाने का है। लेकिन महाधमनी एक लौती ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, किसके पास, फुफ्फुस के पास। अब सोचने का कार्य ये है कि जो अशुद्ध रक्त है वो जाए क्यों रहा है फेफड़ों के पास, हमारे फुफ्फुस के पास। फेफड़ा क्या होता है, फुफ्फुस। तो ये इसलिए जाता है ताकि आपके जो अशुद्ध रक्त, देखिए अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें CO2 मिली होती है। अशुद्ध रक्त का क्या मतलब होता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने का काम कौन करता है, हमारा फुफ्फुस, हमारा फेफड़ा। तो ये क्या करता है, फुफ्फुस, महाधमनी जैसे ही हमारे दाएं नील्य में से रक्त को फुफ्फुस के पास लेके जाती है, ये CO2 को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। CO2 को बाहर निकाल देता है और सिर्फ ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर बचता है। क्या होता है कि जैसे ही दाएं अलिंद से हमारा रक्त दाएं नील्य में जाता है, महाधमनी क्या करती है, रक्त को फुफ्फुस के पास ले जाती है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 मिला हुआ है, और हमारा फुफ्फुस क्या करता है, उस रुधिर को, उस रक्त को जिसमें CO2 मिला है, उसमें से हमारे CO2 को निकाल लेता है और क्या छोड़ देता है, सिर्फ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर आता है हमारे पास, महाधमनी उसको फिर से कहाँ ले जाती है, हमारे तीसरे वाले में। क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में,
फिर चौथे में। तो महाधमनी शुद्ध रक्त को जिसमें से फुफ्फुस ने CO2 निकाल ली है वो चला जाता है हमारे यहाँ पे, यानी कि हमारी फुफ्फुसीय धमनी के पास। फुफ्फुसीय धमनी ने क्या किया, यहाँ पे आपका शुद्ध रक्त लेके गई और ये शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, हमारे बाएं अलिंद में। कहने का मतलब कि बाएं अलिंद में धमनियां क्या ले आई, वो ले आई हमारा शुद्ध रक्त। जैसे ही आपका ये वाला जो आपका तीसरा कोष्ठ है, बायां अलिंद है, आपके रक्त से रुधिर से भर जाता है। जब तक नहीं भरा तब तक ये कपाट बंद है। जैसे ही भर जाता है वैसे ये कपाट यहाँ से खुल जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले ये कपाट ऐसे है, जैसे ही ऊपर वाले कोष्ठ में रक्त भर जाता है जो कि शुद्ध रक्त है, वैसे ये कपाट कुछ इस तरह से खुल जाएगा और सारा रक्त कहाँ पे आ जाएगा, हमारे नीचे वाले बाएं नील्य में आ जाएगा। और ये जो आएगा ये एकदम शुद्ध रक्त होगा जो हमारे 3 चरणों से होकर आया है। अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास गया, CO2 बाहर निकाल दी, ऑक्सीजन रहने दी, तीसरे के पास गया और तीसरे से कहाँ आया है, बाएं नील्य में। जैसे ही यहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त भर जाता है, हमारी महाधमनियां क्या करती हैं, इस शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचा देती है। शरीर के अंगों तक पहुंचा देती है क्योंकि शरीर, अब जो हमारे पास यहाँ पे शुद्ध रक्त बचा है उसमें क्या है, उसमें केवल वो जरूरी चीजें हैं जो हमारे शरीर को जैव प्रक्रम के लिए चाहिए, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और भी अन्य पदार्थ जो हमें चाहिए वो हमारे रुधिर में बच गया है। सिर्फ जो नहीं चाहिए था, CO2 नहीं चाहिए थी, वो उसने बाहर निकाल दी। शुद्ध रक्त बचा, वो महाधमनी क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। तो ये हमारा कार्य था हृदय का, जो 4 कोष्ठों में काम करता है। इससे हमें ये पता लगा कि हमारा जो दाएं साइड होती है, ये वाली हृदय की जो ये वाली साइड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। हमारे जो दायां अलिंद और दायां नील्य है उसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। और हमारा जो यहाँ पे बायां अलिंद और बायां नील्य है, इसमें हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसमें जो परिसंचरण होता है वो होता है हमारा दो उसमें, यानी कि 2 का उसमें होता है, अनुपातों में। यानी कि ये अशुद्ध को ले जाता लाता है, ये हमारा शुद्ध को लाता ले जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है कि किस तरह से हमारा अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आया और धीरे धीरे करके शुद्ध होके हमारे हृदय से निकल गया। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपने सुना होगा कई लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है, उसके फर्स्ट हार्ट अटैक आया तो मे भी बच जाता है, सेकंड आया मे भी बच जाता है, लेकिन थर्ड वाले में नहीं बच पाता है। तो फर्स्ट वाले में, उसके पहले वाले पार्ट में अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच भी जाए ऑपरेशन वगैरह से। सेकंड वाले में भी आए तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन अगर थर्ड वाले में आ गई, मतलब शुद्ध वाले रक्त में अब उसको दिक्कत आ गई है, तो उसकी मौत क्या है, निश्चित है। इसीलिए थर्ड स्टेज पे आने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति की जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हमारा पाठ था, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। हमारी महाशिरा होती है जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है दाएं अलिंद में। जैसे इसमें भर जाता है रक्त, हमारा कपाट खुल जाता है, कपाट खुलते ही सारा का सारा दाएं अलिंद में नील्य में आ जाता है। ये दायां नील्य फुफ्फुस के पास इस अशुद्ध रक्त को लेके जाता है जो CO2 को बाहर कर देता है, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ देता है। ये शुद्ध रक्त होके कहाँ चला जाता है, हमारे फुफ्फुसीय धमनी द्वारा थर्ड वाले कोष्ठ में, यानी कि बाएं अलिंद में। बाद में आता है बाएं नील्य में और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट लिखे हुए थे, ये मैं और बता देती हूँ आपको, ये आपको एग्जाम में जरूर करके आने हैं और ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना के देखोगे, अभी प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या ना हो। हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो भाई देखो, इतना आसान थोड़ी ना ऐसे लेके जाना, फिर महाधमनी से एकदम से यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी से ऊपर की तरफ लेके जाना, तो पंप करने का काम ही तो करता है। इसीलिए तो जो धड़कन है हमारी जोरों जोरों से धड़कती है, क्योंकि एक मोटर का काम कर रहा है। जैसे मोटर पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ना, पंप करती है, उसी तरह से हमारा जो हृदय होता है वो क्या करता है, वो हमारे हृदय को क्या करता है, वो इधर से उधर पंप करता रहता है। अब देखिए शरीर कितना बड़ा है,
पैर की उंगलियों से लेके और सर के ऊपर तक, तो हर एक भाग में उंगलियों के ऊपर वाले पार्ट तक शुद्ध रक्त को लेके जाना लाना कोई हंसी खेल नहीं है। जैसे कार को चलाने के लिए उसमें इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए हृदय की जरूरत है, जो हमारी रक्त को लाने ले जाने का बहुत अच्छे से कार्य करता है। कोई भी समस्या नहीं आती है, शरीर के प्रत्येक भाग में उतनी ही जितना उसको जरूरत है उतना ही रुधिर जा पा रहा है। तो हमारा जो हृदय वो क्या करता है, वो पंप करने का कार्य करता है। हृदय कोष्ठों में बटा होता है, तो हमने देखा ये कितने कोष्ठों में बटा होता है, 4 कोष्ठों में बटा होता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कभी फ्यूचर में करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो आप अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा कैसे हुआ, पहला अशुद्ध का, दूसरा शुद्ध का। अभी मैं ये आपको लिखवाऊंगी भी कि कैसा दोहरा परिसंचरण होता है, ये तो मैंने सिर्फ अभी बताया है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगी भी कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ताकि नोट्स आपके यहीं पे प्रिपेयर हो जाएं, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ही ना पड़े। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप अपने दिल का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, कोई भी समस्या आए बिल्कुल फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, ताकि अपना हृदय जो है वो आराम से कार्य कर सके। ये मशीन है भाई, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कार के इंजन का रखा जाता है ताकि कार अच्छे से काम करे, बिल्कुल ऐसे ही शरीर का जो इंजन है वो कौन है, हमारा हृदय, तो इसका ध्यान रखना है। अब चलिए दोहरा परिसंचरण, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपकी बोर्ड के एग्जाम। देखिए अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है, और किस प्रकार से प्रत्येक भाग अलग अलग धमनियों से और शिराओं से बटा हुआ है। ये सारी जो हमारी संरचना थी ये हम देख चुके हैं किस प्रकार हुई थी। अब हम ये देखेंगे, वैसे तो मैं कार्यविधि वैसे बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने जो कार्यविधि आपको यहाँ लिख के दिखाई है, ये क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन भी आपका लिख दिया है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वो लिखा है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, यानी कि जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, याद करना है और नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल भी एक अगर आपको लगे कि आपको कुछ और लिखना चाहिए या कहीं और से आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन बिल्कुल उसी तरह से लिखी गई है जैसे मैंने आपको संरचना बनाते समय बताई थी। तो बिल्कुल भी टफ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले ये कराने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से किस प्रकार से कार्यविधि हो रही है, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आराम से समझाने के लिए वैसा ही डायग्राम जो हमने अभी अभी बनाया था सेम टू सेम यहाँ बना रही हूँ। पहले हमने दिल का आकार बनाया, डबल लाइन करी, दिल को 2 भागों में बांटा, फिर दिल के दोनों भागों को अलग अलग भागों में बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा। और इसी प्रकार से हमारी जो यहाँ पे शिराएं और धमनियाएं हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रत्येक भाग में से एक एक नली निकालनी है, वो हमारी क्या होंगी, धमनियां और शिराएं। तो ये कुछ हमने संरचना यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा जो हृदय होता है वो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है, मशीन का काम करता है, मोटर का काम करता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा पहले वो देखिए। मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही लिखना है, या आपको कहे कि हृदय की कार्यविधि व संरचना समझाइए, तो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, यही लिखना है। जैसे आपको अभी अभी मैंने संरचना बताई थी वैसे, और फिर कार्यविधि अब जो आपको लिखवा रही हूँ ऐसे। कहने का मतलब कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से यहाँ सीख लेते हैं तो हृदय से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए, आप उसका बहुत ही सरलता से, आसानी से, समझदारी से उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो कोशिश कीजिए एक एक चीज को अच्छे से समझने की और देखने की। देखिए तो अब शुरू करते हैं हमारा दोहरा परिसंचरण। दोहरा कैसे हुआ था मैं बता चुकी हूँ। एक बार हमारा अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं ओर जाता है, फिर हमारा शुद्ध रक्त हृदय के बाएं ओर जाता है।
2 बार जो परिसंचरण हो रहा है, लाना ले जाना हो रहा है, उसी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, दोहरा परिसंचरण। आई होप इतना भी समझ में आ गया होगा। अब लिखना कैसे वो देखिए। अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। शरीर में पूरी तरह से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा जो रक्त होता है वो अपने साथ कहाँ ले आता है, अशुद्ध रक्त को हमारे दाएं अलिंद में ले आता है, इस भाग में। तो जो पहला कार्य होगा, कार्य विधि में जो पहला आपका स्टेप होगा वो क्या होगा कि अशुद्ध रक्त हमारी शिराओं द्वारा कहाँ लाया जाता है, दाएं अलिंद में। जब दाएं अलिंद रक्त से भर जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जब ये हमारा पहला वाला कोष्ठ पूरी तरह से रक्त से भर जाएगा तो ये सिकुड़ जाता है और ये कपाट जो है त्रिवलनी कपाट, ये आपका ऊपर वाले भाग भरते ही ऐसे खुल जाता है। तो ये कपाट अंदर से खुल जाएगा तो आपका ये क्या हो जाता है, त्रिवलनी कपाट खुल जाता है और रक्त दाएं नील्य में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हमारे दाएं नील्य में चला जाएगा। यहाँ से ये अशुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। अब यहाँ जाने के बाद, दाएं नील्य में जाने के बाद क्या होगा, क्या हमारे जो यहाँ पे शिराएं हो, जो हमारी महाधमनियां होंगी, धमनियां वैसे तो शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, लेकिन एक लौती ये महाधमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के पास लेके जाती है। और फेफड़े का कार्य क्या होता है, जो फुफ्फुस होता है, फेफड़ा होता है, उसका कार्य होता है अशुद्ध में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजनित जो हमारा रुधिर होगा उसको इकट्ठा करना। तो यहाँ से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ा क्या करेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा और O2 को अंदर कर देगा। और ये जो हमारा शुद्ध रक्त है, फिर देखिए क्या होता है, फेफड़ों में यह रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है। ऑक्सीजनित का मतलब होता है ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि वो रक्त सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। अतः CO2 निकाल ली जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन डालेंगे CO2 क्या हो जाएगी आपकी बाहर, जैसे कि फेफड़ा करता है ना, हमने श्वसन में पढ़ा था, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और सांस बाहर निकालते समय ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है। सेम ऐसे ही फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ताकि सांस लेते समय वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाए, बाहर की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है हमारी अंदर। यही ऑक्सीजन किस में घोल दी जाती है, रक्त में मिला दी जाती है और रक्त क्या हो जाता है, रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन भर जाती है और रक्त में ऑक्सीजन रह जाता है। CO2 निकल जाती है और ऑक्सीजन रह जाती है। यह रक्त महाधमनी द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है। महाधमनियां क्या करती हैं, जैसे ही CO2 आपकी निकल जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, पूर्ण महाधमनी कहाँ ले आती है, आपके तीसरे कोष्ठ में, यानी कि कहाँ पे, आपके बाएं अलिंद में ले आती है। जैसे ही बायां अलिंद सिकुड़ता है, सिकुड़ता मतलब भर जाता है, बुरी तरह से भर जाता है, तो रक्त बाएं नील्य में भेजा जाता है। आपका जो रक्त है वो चौथे कोष्ठ में आ जाता है, यानी कि हमारे बाएं नील्य में आ जाता है। यह रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। अतः रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है। तो आपका जो ये यहाँ से रक्त चौथे कोष्ठ में आया है, चौथे कोष्ठ पे आने के बाद पूर्ण चक्रण जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब महाधमनी द्वारा ये सारा रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो आप इस प्रक्रिया को सोच भी सकते हैं कि हमारा हृदय कितने सेकंड के हिसाब से कार्य करता है। अशुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त चला गया, जल्दी से एक भाग में आया, इस वाले भाग में दाएं वाले में अशुद्ध चलता रहता है, बाएं वाले में शुद्ध चलता रहता है और ये चक्रण आपका बहुत जल्दी होता है। और जैसे कि ये आपके 2 प्रक्रियाओं में होता है तो इसका नाम क्या है, दोहरा परिसंचरण। और आपका जो रक्त है वो हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार होके गुजरता है। पहला दाएं वाले में से अशुद्ध होते टाइम और एक बार शुद्ध होने के बाद आपके बाएं वाले में से। तो ये सारी जो आपकी संरचना थी और आपकी कार्य विधि थी
वो मैं यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ। बहुत ही ज्यादा आसान थी, सरल थी, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको ये समझ में आई है तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको एक बार करके देख लीजिएगा। देखिए, पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक बार उसको लिख के देखना ज्यादा बेटर होता है, ताकि लाइफ टाइम आप उसको क्या रखें, याद रखें। ये चीजें ना सिर्फ आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप जब अपने क्वेश्चंस करेंगे, कहने का मतलब जब एग्जाम का कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एसएससी या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, कैसा परिसंचरण होता है, कितने कोष्ठ होते हैं, कौन लेके आता है, अशुद्ध रक्त फेफड़े में क्यों जाता है, फेफड़े में जाने के बाद उसमें क्या होता है, क्या घुल जाता है, क्या निकाल लिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।